हार्मोन का समन्वय। यह जो टॉपिक है ये हमारे सभी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसमें जो हमारे अंदर हार्मोन कार्य कर रहे हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक इसमें बात की गई है। ये हार्मोन कैसे कार्य करते हैं इसका एकदम डिटेल में ये बताया गया है कि किस प्रकार से कार्यरत होते हैं, तो और किस प्रकार से ये तंत्रिका तंत्र के साथ समन्वय बना के हमारे शरीर को की संस्थापना करते हैं और हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो इस पे मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा इस टॉपिक पे, इस विषय पे, हार्मोन का समन्वय। जैसे कि आपको पता है हमारा शरीर दो कार्य प्रणाली के द्वारा समस्थापना स्थापित करता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र और हार्मोन समन्वय ये दो मुख्य है। ग्रंथियां जो होती है, जो हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियां हैं वो दो प्रकार की होती है, जिन्हें बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि हम कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि का मेन जो मुख्य गुणधर्म है वो ये है कि वो अपना स्राव नलिका के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो सीधे तौर पे अपना स्राव रक्त में प्रवाहित करती है। इन दोनों में ये दो मुख्य अंतर होते हैं। हार्मोन जो कि अमाइन, पेप्टाइड, सांद्राप या स्टेरॉइड के बने हुए होते हैं, कोशिकाओं के ऊपर जब ये हार्मोन चिपकते हैं तो उनके चिपकने के लिए एक विशिष्ट अभिग्राहक हमेशा कोशिकाओं के ऊपर मौजूद रहते हैं, और कोशिकाओं से इनके स्राव और कार्य के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे एक कोशिका से निकलकर यदि हार्मोन उसी कोशिका पे अपना कार्य दर्शाता है तो उसे हम ऑटोक्राइन कहते हैं। यदि एक कोशिका से निकलकर हार्मोन दूसरी कोशिका पे अपना कार्य दिखाएगा तो उसे हम पैराक्राइन कहते हैं, और एक कोशिका से निकलकर रक्त में प्रवाहित होकर दूर स्थित कोई दूसरी कोशिका पे यदि हार्मोन अपना कार्य दिखाता है तो उसे अंतःस्रावी या एंडोक्राइन कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये जो सबसे बड़ा तीनों के बीच में तुलना है, मतलब डिफरेंस है कि ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन क्या होता है। हार्मोन का जो स्राव है वो ऋणात्मक प्रतिपुष्टि प्रणाली पर आधारित होता है। ऋणात्मक प्रतिपुष्टि प्रणाली जो है वो सांद्रता पे निर्धारित होती है। यदि हार्मोन की सांद्रता बढ़ जाएगी तो हार्मोन का स्राव कम हो जाएगा, वही उसे नियंत्रित करता है, और हार्मोन की सांद्रता जब कम होगी तो फिर से उसका स्राव बढ़ जाएगा और उसकी प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तो इस प्रणाली को हम ऋणात्मक प्रतिपुष्टि प्रणाली कहते हैं, या इंग्लिश में यदि हम देखें तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से कहते हैं। अपिक्रीन ग्रंथि, बहुक्रीन ग्रंथि, बन्नर, कोवेली और बहिस्रावी, ये सब बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में अधिवृक्क ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि आदि का समावेश होता है। ये जो चित्र है इसमें ग्रंथियों की ग्रंथियां कहाँ हमारे शरीर में होती है वो दिखाया गया है, जिसमें पीनियल ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, पीयूष ग्रंथि होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि कहते हैं, गले में थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड होता है, फिर उसके नीचे थाइमस हैगा, फिर पेट के जस्ट नीचे अग्नाशय, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, अंडाशय जो माताओं में होता है, और वृषण जो केवल नरों में होता है। हार्मोन के बारे में जो है कि यह एक रासायनिक संदेशवाहक है। हमारे शरीर में जो संदेशवाहक का काम करता है वो हार्मोन है, जो एक रसायन है, लेकिन उसमें कुछ निर्धारित गुणधर्म होते हैं जिसके कारण हम उसे हार्मोन कह सकते हैं। तो हार्मोन में सबसे पहले यह है कि वो रक्त में प्रवाहित होता है, वो एक रक्त के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। इसका असर उस जगह पर होता है जहां उसके निर्माण की जगह से वो अलग हो, और दूसरी बात है जहां अपना असर दिखाता है उसे टारगेट या लक्षित हम कहते हैं। इसका टारगेट एक निर्धारित होता है जिस पे जाके वो अपना असर दिखाता है। कोशिकाओं के ऊपर इन हार्मोनों के चिपकने के लिए विशिष्ट अभिग्राहक मौजूद होते हैं। जैसे ए हार्मोन है तो उसके लिए बी यदि अभिग्राहक है तो वो बी पे ही चिपक कर अपना असर दिखाएगा, वो सी या डी अभिग्राहक पे नहीं चिपक सकता। तो उनका जो
चिपकने का जो अभिग्राहक है वो एक पर्टिकुलर उनकी संरचना ऐसी होती है कि वो हार्मोन की संरचना से मैच करे और वो उसके अंदर जाके ही चिपक सकते हैं। तो ये विशेषता होती है, इससे हार्मोन अपने विशिष्ट अभिग्राहकों के ऊपर ही चिपकते हैं। जैसे इंसुलिन के लिए अलग रहेगा और दूसरे जो हार्मोन्स है उसके लिए अलग अलग अभिग्राहक, संवर्धी हार्मोन के लिए अलग अभिग्राहक है। इस प्रकार अभिग्राहक विशिष्ट होते हैं और ये सूक्ष्म घुलनशील जैविक रसायन अणु होता है और बहुत कम सांद्रता में भी ये कार्यशील रहता है। हमारा शरीर तंत्रिका तंत्र और अंतरस्रावी तंत्र के माध्यम से समस्थापना करता है और ये दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन है। जो तंत्रिका तंत्र है विद्युतीय और रासायनिक संचरण से या कार्यरत होती है, जबकि अंतरस्रावी प्रणाली जो है सिर्फ रासायनिक संचरण से अपना कार्य करती है। तंत्रिका तंत्र तीव्र संचरण करती है और प्रतिक्रिया उसकी तेज होती है, जबकि अंतरस्रावी प्रणाली धीमा संचरण करती है और तुलनात्मक रूप से उसकी धीमी कार्यशैली होती है। तंत्रिका तंत्र का प्रभाव काफी कम समय के लिए होता है और अंतरस्रावी प्रणाली का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। तंत्रिका तंत्र का मार्ग एक विशिष्ट होता है, वो तंत्रिका कोशिकाओं से होते हुए जाता है, जबकि इसका कोई विशिष्ट मार्ग नहीं होता है अंतरस्रावी प्रणाली का, और इसका प्रभाव पूरे शरीर में होता है और इसका लक्ष्य विशिष्ट होता है। तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया सीमित होती है, वह एक मांसपेशी तक ही सीमित रहती है, लेकिन अंतरस्रावी प्रणाली की प्रतिक्रिया विस्तृत होती है और पूरे शरीर के विकास के लिए जरूरी है। दोनों प्रणालियां अलग अलग है, लेकिन उनमें एक समानता है कि ये दोनों रसायनों के द्वारा अपना कार्य पूरा करते हैं और इन दोनों प्रणालियों का जो कार्य है वो पूरे शरीर पे नियंत्रण रखना और पूरे शरीर का उसमें समन्वय बना के रखना, ये दो इनका कार्य है। जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, या तो पेप्टाइड या प्रोटीन से बने रहेंगे, या अमीन्स के यौगिक रहेंगे जैसे कि टायरोसिन है, या फिर वो सांद्राप से बने हुए रहेंगे, या फैटी एसिड से बने रहेंगे। तो ये 4 मुख्य प्रकार के हार्मोन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हार्मोन के निर्गमन की प्रक्रिया है, हार्मोन कब निकलना है इसका जो निर्णय है वो हाइपोथैलेमस लेता है, जो हमारा ब्रेन के नीचे मौजूद दिमाग है वो लेता है। तो वो कब लेता है, उसके 3 प्रकार के कार्य जब वो हार्मोन के निकलने की प्रक्रिया को शुरू करता है। जब कोई विशिष्ट चयापचयी रसायन रक्त में उपस्थित रहता है तब ग्रंथियों द्वारा हार्मोन निकाला जाता है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होकर जब एब्जॉर्ब होता है रक्त में, तो रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उस समय अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्राव शुरू हो जाता है। तो इसमें हम इसका उदाहरण ये है कि ग्लूकोज की मात्रा ने हार्मोन का स्राव शुरू करवाया। तो एक विशिष्ट चयापचयी रसायन जब रक्त में बढ़ गया तो हार्मोन का स्राव शुरू हो गया। जब कोई एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, कोई एक जैसे मान TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, कि प्रेरित करता है कि थायराइड ग्रंथि उसके रिस्पांस में उसके कारण हार्मोन बनाए और T3 और T4 हार्मोन को रक्त में स्रावित करे। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा उत्तेजित होने पर भी ग्रंथियां हार्मोन को निकालती है। जैसे जब हमें खतरा या तनाव की परिस्थिति आती है तो अधिवृक्क ग्रंथि से हार्मोन निकलता है जिसे एड्रेनालिन कहते हैं, और उसका स्तर बढ़ जाता है। जनरली जब आप मान लो रास्ते से जा रहे हैं और किसी कुत्ते ने आपके ऊपर अटैक कर दिया या वो भौंकने भी लगा तो आप डर जाते हो, तो उस समय आपके शरीर में एड्रेनालिन की मात्रा बढ़ जाती है और वो एड्रेनालिन की गंध जो है वो कुत्तों को बहुत तेजी से आती है, इसलिए वो आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। तो उसका ये एक वैज्ञानिक कारण है। तो आप जितना तेज दौड़ोगे तो उतना ज्यादा एड्रेनालिन निकलेगा और उतनी ज्यादा उससे गंध आएगी और उतना ज्यादा वो आपके पीछे भागेगा। तो इस प्रकार की खतरे वाली स्थिति में अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनालिन का स्राव कर देती है। ऊपर जो प्रथम 2 बिंदु है उनमें हार्मोन का स्राव निगेटिव ऋणात्मक प्रतिपुष्टि द्वारा संचालित होता है। सोपानी प्रभाव एक हार्मोन का होता है कि हार्मोन जब स्रावित होता है तो वो एक के बाद एक कार्य करते रहता है, तो और इसे हम सोपानी प्रभाव कहते हैं।
जैसे कि हाइपोथैलेमस से एसीटीएच निकला, फिर एसीटीएच ने पीयूष ग्रंथि पे असर दिखाया, अपना कार्य प्रेषित किया, तो पीयूष ग्रंथि ने एसीटीएच निकाला। हाइपोथैलेमस से एसीटीएच विमुक्त कारक निकला था जो कि 0.1 माइक्रोग्राम था। उसने जब पीयूष ग्रंथि पे असर दिखाया तो एसीटीएच निकला जो 1 माइक्रोग्राम था। फिर एसीटीएच ने वक्र ग्रंथि पे अपना असर दिखाया तो उससे कॉर्टिसोल निकला जो 40 माइक्रोग्राम था। कॉर्टिसोल ने यकृत पे अपना असर दिखाया और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवाया जो कि 5600 माइक्रोग्राम था। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि सोपानी प्रभाव है, मतलब हाइपोथैलेमस बहुत कम मात्रा में हार्मोन का स्राव कर रहा है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो हर स्तर पे कई गुना बढ़ते जाता है। जैसे 1 से 0.1 से 1 हुआ, 1 से 40 हो गया, देन 40 से 5600 हो गया। फिर लक्षित कोशिकाओं पे विशिष्ट अभिग्राहक रहते हैं और वो प्रोटीन के बने होते हैं और वो अपने हार्मोन को पहचान लेते हैं। तो इस प्रकार वो लक्षित कोशिका पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं और इसके प्रभाव के तीन मुख्य रास्ते जिससे अपना प्रभाव दिखाते हैं। एक है कि लक्षित कोशिका की भित्ति पे वो सिर्फ चिपक जाए तो अपना प्रभाव दिखा सकते हैं हार्मोन। दूसरा है लक्षित कोशिका की भित्ति पर एंजाइम मौजूद होते हैं जिसके द्वारा वो हार्मोन अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। और तीसरा है जीन पे सीधे तौर पे असर दिखा के भी हार्मोन अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। इंसुलिन जो हार्मोन है वो लक्षित कोशिका पर अपना प्रभाव दिखाता है। यह जब हार्मोन कोशिका पर चिपकता है कोशिका की भित्ति पे तो उसकी पारगम्यता को बदल देता है, जिसके कारण जो रक्त में प्रवाहित ग्लूकोज है वो कोशिका के अंदर चल जाता है और रक्त का जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कम हो जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनल जो है वो चिकनी मांसपेशियों पर अपना कार्य दिखाता है और उसके जब कोशिका की भित्ति पे चिपकने से सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए द्वार बंद और चालू होते हैं। फिर कोशिका भित्ति पर मौजूद एंजाइम द्वारा भी कार्य हार्मोन करते हैं, जिसमें ज़्यादातर पेप्टाइड हार्मोन है जो कोशिका भित्ति पर चिपक जाते हैं और एंजाइम के द्वारा अनुक्रम में अपनी प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर मामलों में साइक्लिक एएमपी ये द्वितीय संदेशवाहक होते हैं। पहला संदेशवाहक हार्मोन हो गया, जब वो कोशिका भित्ति पे चिपकेगा तो द्वितीय संदेशवाहक साइक्लिक एएमपी या एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। और दूसरे हार्मोन जो साइक्लिक एएमपी को द्वितीय संदेशवाहक के तौर पे उपयोग करते हैं उसमें एडीएच है, एसीटीएच है, ग्लूकेगॉन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये सब दूसरे हार्मोन्स है जो एक साइक्लिक एएमपी यूज करते हैं का उपयोग करते हैं। फिर जीन पर प्रभाव में जनरली ज़्यादातर तौर पे स्टेरॉइड हार्मोन या सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो कोशिका भित्ति पर जब चिपकते हैं तो कोशिका द्रव्य के अंदर मौजूद प्रोटीन अभिग्राहक से चिपक जाते हैं और अभिग्राहक और हार्मोन ये स्टेरॉइड हार्मोन जब कोशिका भित्ति को पार करके कोशिका के अंदर जाते हैं तो कोशिका द्रव्य में मौजूद प्रोटीन से चिपकते हैं और ये दोनों का जो समूह है हार्मोन और अभिग्राहक का, ये केंद्रक में प्रवेश करता है और गुणसूत्र में विशेष प्रभाव दिखाता है। गुणसूत्र में जीन होते हैं जो जीन डीएनए से आरएनए बनाने को प्रोत्साहित करते हैं और इस प्रतिक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उसको ये बढ़ा देता है। एक जो विशिष्ट आरएनए जो है उसको बनाने को ये बढ़ाता है, जिसके कारण विशिष्ट प्रोटीन बनते हैं और उसके कारण जो एंजाइम बनते हैं उसके द्वारा ही अपना कार्य दिखाता है। जैसे एड्रेनालिन है वो अभिग्राहक में जब चिपका तो आप देख सकते हैं एटीपी का साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हुआ। साइक्लिक एएमपी के कारण प्रोटीन जो अक्रियाशील था वो क्रियाशील प्रोटीन बन गया। फिर क्रियाशील प्रोटीन ने अक्रियाशील फॉस्फोरिलेज को क्रियाशील फॉस्फोरिलेज बनाया। क्रियाशील फॉस्फोरिलेज ने फिर ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाया और एक ग्लूकोज को ब्लड में फिर बहाव चालू हो गया, कोशिका से ग्लूकोज ब्लड में आ गया तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया। हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि, इसमें कई सारे हाइपोथैलेमस जो है कई सारे कारक रिलीज फैक्टर का स्राव करता है, जैसे समवर्ती हार्मोन रिलीज फैक्टर और सर्ववर्ती हार्मोन रिलीज अवरोध फैक्टर, प्रोलैक्टिन रिलीज फैक्टर, प्रोलैक्टिन अवरोध फैक्टर, इस प्रकार के कई हार्मोन का स्राव हाइपोथैलेमस करता है। समस्थापना, शरीर की समस्थापना बनाए रखने के लिए ग्लूकोज सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है।
ये मस्तिष्क की कोशिकाएं जो हमारी सिर्फ ग्लूकोज का उपयोग कर सकती है और दूसरे यौगिकों का उपयोग करने में असमर्थ है। कमजोरी होने पर या ग्लूकोज की मात्रा कम होने पर हमें चक्कर आने लगते हैं। उपवास के दौरान ग्लूकोज की मात्रा 70 मिलीग्राम प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूबिक होती है और भोजन के बाद लगभग 150 मिलीग्राम प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूबिक तक पहुंच जाती है। रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए 6 हार्मोन लिप्त होते हैं और ऋणात्मक प्रतिपुष्टि प्रणाली भी कार्यरत होती है। धन्यवाद।